नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं करंट अफेयर की क्लास में। तो वही फटाफट आ जाओ, सारे लोग जुड़ जाओ। 7 बज चुके हैं और आज है 17 तारीख और कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखते हैं जो आपके लिए एसएससी और रेलवे या फिर अन्य स्टेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान लफ्ज़ों के साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो चलिए आओ बढ़ते हैं हम पहले ही पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है पहला ही कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को जीव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए EMBO गोल्ड मेडल 2026 से सम्मानित किया गया है। तो भाई किसको सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है भारतीय मूल के वैज्ञानिक गौतम डे को। भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं गौतम डे, तो इन्हीं को सम्मानित किया गया है EMBO गोल्ड मेडल के लिए। क्या है ये EMBO गोल्ड मेडल भाई? तो ये है यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन EMBO। इसके द्वारा प्रतिष्ठित EMBO गोल्ड मेडल 2026 भारतीय मूल के वैज्ञानिक गौतम डे को प्रदान किया गया है। गौतम डे भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है जीव विज्ञान के क्षेत्र में, विशेष रूप से नाभिकीय संगठन और कोशिका विभाजन की विकासवादी उत्पत्ति के लिए उन्हें यह असाधारण जो खोज उनके द्वारा, असाधारण जो रिसर्च उनके द्वारा, शोध जिसको बोलते हैं, उसके लिए दिया गया है। ठीक है जी। उसके साथ साथ जो डॉक्टर डे हैं ये इस पुरस्कार को जेनेवा यूनिवर्सिटी के एक और हैं जिनका नाम है ओमाया डूडिन के साथ साझा करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ने मिलकर के इस रिसर्च को पूरा किया है। ठीक है। और वर्तमान में जो डे हैं वो जर्मनी के हीडलबर्ग में यूरोपियन आणविक जीव विज्ञान प्रयोगशाला में अभी कार्यरत हैं। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल चेस लीग के चौथे संस्करण का आयोजन हो रहा है? ग्लोबल लीग के चौथे संस्करण का आयोजन कहां पर हो रहा है? तो ध्यान रखिएगा, जो चौथा संस्करण है उसका आयोजन भाई कहां पर किया जा रहा है? तो उसका आयोजन किया जा रहा है बेंगलुरु में। कहां पर किया जा रहा है? बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जा रहा है। एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ग्लोबल चेस लीग के चौथे संस्करण का आयोजन कहां पर हो रहा है भाई? बेंगलुरु में हो रहा है। टूर्नामेंट की शुरुआत 3 सितंबर 2026 से होगी और इसे जो आयोजन कर रहे हैं, इसका जो आयोजन कर रहे हैं वो टेक महिंद्रा और फिडे की संयुक्त पहल के द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है। पिछले वर्ष इस प्रतिष्ठित रैपिड चेस लीग का आयोजन मुंबई में हुआ था। पिछले साल कहां हुआ था? तो पिछले साल इसका जो आयोजन हुआ था वो मुंबई में किया गया था, याद रखिएगा। और फिलहाल 2026 सितंबर में जो होने जा रहा है वो आपका बेंगलुरु में किया जाएगा, बेंगलुरु में होगा। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, निम्नलिखित में से देखिए कई लोगों को होता है कि सर क्वेश्चन करा रहे हैं। तो ये जो करंट अफेयर हैं, जो 10-12 पॉइंट होते हैं करंट अफेयर के, ये एक रैपिड फायर की तरह आपको करा दिया जाता है, जिससे कि 20-22 मिनट में लगभग आपको पूरे दिन का जो करंट अफेयर के पॉइंट हैं जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट हैं वो आप कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में एक नए सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको अभी नियुक्त किया गया है? तो याद रखना भाई, नियुक्त किया गया है राजीव घई साहब को। किसको नियुक्त किया गया है? राजीव घई को नियुक्त किया गया है। और ध्यान दीजिएगा, भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, जो अजीत डोभाल साहब के निर्देशन में चलता है, उसका सैन्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। यह पहली बार होगा जब किसी सेवारत अधिकारी को, इससे पहले क्या था कि जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको सलाहकार बनाया जाता है, लेकिन पहली बार होगा किसी सेवारत अधिकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का, जो अजीत डोभाल के नेतृत्व में है, सैन्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो घई साहब हैं
वो आपके जो ऑपरेशन सिंदूर पीछे हुआ, उस ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान डीजीएमओ उनको बनाया गया था इंडियन आर्मी का। मिलिट्री ऑपरेशन जो हुआ इंडियन आर्मी का, उसका डीजीएमओ भी बनाया गया था। और ध्यान रखें, उन्होंने जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य की जगह ली है, जिन्हें हाल ही में नया सीडीएस अपॉइंट किया गया है। किसको? एनएस राजा सुब्रमण्य को सीडीएस देश का बनाया गया है। तो उनकी जगह जो खाली हुई, उनकी जगह पर अब घई साहब को नियुक्ति मिलेगी। ठीक है जी। चलो, निम्नलिखित में से किसने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अंतरराष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि को अपनाया है? किसने गिग वर्कर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए पहली संधि को अपनाया है? वो है भाई अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा गिग वर्करों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए पहल की गई है। क्या पहल की गई है? कि संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए रोजगार मानक निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि की है, पहली वैश्विक संधि को अपनाया है। इसके तहत राइड हेलिंग का मतलब होता है भाई जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए, जैसे कि ओला उबर वाले जो लोग हैं या रैपिडो वाले जो कैप्टन्स हैं, उनको आप जो है राइड हेलिंग में काउंट करते हैं। फूड डिलीवरी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो करोड़ों श्रमिक जुड़े हैं, उनका न्यूनतम वेतन, कार्यस्थल की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसे बुनियादी अधिकारों को सुनिश्चित किया जाएगा। मतलब कहने का कि जो गिग वर्कर्स हैं, जिनसे आप पिज्जा बर्गर मंगाते हैं, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए उनके कार्यस्थल पर जो सुरक्षा है, जहां पर वो काम करते हैं, या जो डिलीवरी के दरमियान जो व्हीकल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उस दरमियान जो भी उनके साथ कई सारे जो हादसे हो जाते हैं, ऐसी स्थितियों से कैसे निपटा जाए, तो उनके जीवन को ध्यान में रखते हुए कुछ एश्योरिटी लेने के लिए कुछ बुनियादी कदम उठाए जाएंगे। ठीक है जी। और ये कौन करेगा? तो आईएलओ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक जहरीले खरपतवार, आपको पता है आजकल खेतों में कितना सब कीटनाशक हम इस्तेमाल करते हैं, उस कीटनाशक को प्रतिबंधित करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है। कौन सा राज्य अब बना है जो भारत का तीसरा राज्य बना है भाई? तो ध्यान दीजिएगा, फिलहाल अभी तेलंगाना के द्वारा जो हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं पेड़ों जो खेतों के दरमियान, खेतों में जो पेस्टिसाइड हम इस्तेमाल करते हैं, उनको बैन किया है। और इससे पहले केरल और उड़ीसा बैन कर चुके। सबसे पहले केरल ने पेस्टिसाइड बैन किए थे, उसके बाद उड़ीसा, और अब तीसरा हो गया हमारे पास तेलंगाना। देखो, तेलंगाना अत्यधिक जहरीले खरपतवार नाशक जो पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाले भारत का तीसरा राज्य बन गया। मतलब सीधे लफ्जों में समझिए, जो भी पेस्टिसाइड, जो भी आप जहरीला जो दवाई लगाते हैं अपने खेतों में, खासकर धान में और गन्ने में तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और सुना होगा जैसे खीरे, ककड़ी और लौकी वगैरह जो आता है, उसमें भी इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता है। तो इस तरीके के जो आप पेस्टिसाइड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनको प्रतिबंधित करने वाला तीसरा राज्य बना है तेलंगाना। सबसे पहले 2001 में केरल के द्वारा बैन किया गया था, उसके बाद उड़ीसा ने इसको प्रतिबंधित किया, और अब फाइनली जो विषाक्तता के जो जहरीले पदार्थों के जो गुण बढ़ रहे थे फल सब्जियों में, अनाज में, उनको रोकने, उनको प्रतिबंधित करने का ये एक बहुत अच्छा कदम है, और ये जरूरी कदम है भाई। ये तो तेलंगाना छोड़िए, तो सारे राज्यों को करना चाहिए, है ना। हाँ, पीछे तरबूज वाला भी एक केस सुना होगा, तरबूज खाया लोग, पूरा घर सिमट गया, है ना। पीछे सुना होगा ना, अभी मुश्किल से 1 महीना हुआ है उस केस को। तो इन सब पे तो लगाम लगनी चाहिए। पनीर की क्या स्थिति है आप सब जानते हैं। अभी मुश्किल से 15 दिन पहले की न्यूज़ है, 15 क्विंटल इधर हापुड़ में 15 क्विंटल पनीर को डिस्ट्रॉय किया गया। छापेमारी के दरमियान पकड़ा गया तो उसको डिस्ट्रॉय किया गया, जमीन के अंदर दबा दिया गया। तो बहुत जहर आ रहा है इस टाइम पे, तो उन सब पर रोक लगना बहुत जरूरी भी है। नेक्स्ट देखेंगे, मुख्य रूप से किस राज्य में महिलाओं और धरती की उर्वरता को सम्मान
देने के लिए राजा महोत्सव मनाया जाता है। कहां पे मनाया जाता है भाई? तो ध्यान रखिएगा, कहां पे मनाया जाता है भाई? तो ये मनाया जाता है कहां पर? तो मनाया जाता है उड़ीसा में। कहां मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है मेरे भाई, है ना। कहां मनाया जाता है? बिल्कुल उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है ये। तो महिलाओं और धरती की उर्वरता के सम्मान में ये राजा त्योहार मनाया जाता है, जिसे हम राजा पर्व या मिथुन संक्रांति भी कहते हैं। देखिए 4 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार है, कृषि त्योहार है। और ऐसा माना जाता है कि इन दिनों पर जो धरती माता है वो रजस्वला में होती है। तो इस पीरियड में जो है खेती नहीं की जाती, किसी भी प्रकार का खेत जोतना, गेहूं या कोई फसल बोना, ये सब काम रोक दिए जाते हैं, उनको आराम करने दिया जाता है, ऐसी मान्यता है ना। और ये ना इन दिनों भूदेवी मतलब धरती माता मासिक धर्म में होती हैं, रजस्वला में होती हैं, तो उन्हें आराम देने के लिए इस अवधि के दरमियान खेत जुताई या खुदाई जैसे कृषि कार्यों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाती है। ठीक है। और ये जो त्योहार आता है, जब मानसून आता है, तो मानसून आने के दरमियान ये जो त्योहार है सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, राजा पर्व या फिर मिथुन संक्रांति, कहां पर? उड़ीसा में। वैसे भी स्टैटिक जीके का भी सवाल है, ठीक है ना, स्टैटिक जीके का भी सवाल है। 4 दिन तक चलने वाला ये कृषि त्योहार है। ठीक है। नेक्स्ट, शोधकर्ताओं द्वारा निम्न में से किस राज्य में तितली की एक प्रजाति मिली है भाई? तितली की चोनाला एल्बिस्ट्रिक्टा नामक एक नई प्रजाति खोजी गई है। किस राज्य में खोजी गई है ये तितली की नई प्रजाति? तो भाई ये तितली की नई प्रजाति जो खोजी गई है, ये खोजी गई है कहां पर? तो भाई ये खोजी गई है कहां पर? तो ये खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर खोजी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। ठीक है जी। अरुणाचल प्रदेश का जो दिबांग घाटी का क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी क्षेत्र में मायोडिया दर्रे में जो है ये मिली है जो तितली है, और अरुणाचल प्रदेश में। पहचान कैसे हुई? तो इसे नैरो बैंडेड वॉल भी कहा जाता है, इसे नैरो बैंडेड वॉल भी कहा जाता है। और ये चोनाला वंश की दुनिया में 10वीं चोनाला जो ये वंश है, इस चोनाला वंश की दुनिया में 10वीं और भारत में केवल दूसरी प्रजाति। तो दुनिया में, अगर आप क्लियर हो गए कि दुनिया में कुल इसकी चोनाला प्रजाति की कितनी प्रजातियां हैं? तो 10 प्रजातियां हैं। ठीक है जी। जो चोनाला वंश की प्रजाति हैं वो 10 प्रजातियां, और भारत में जो है, भारत में केवल 2 हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा, जिनमें एक आपका ये है चोनाला एल्बिस्ट्रिक्टा। हाँ जी। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, स्लोवाकिया की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के कौन से प्रधानमंत्री बन गए हैं? देखो भाई, पहले प्रधानमंत्री बन गए स्लोवाकिया जब से आजाद हुआ। आजाद होने के बाद से अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री वहां नहीं गया था, वहां की यात्रा ऑफिशियली नहीं की थी। तो प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रधानमंत्री बन गए कि 1993 में स्लोवाकिया को स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली ऑफिशियल जो ट्रैवलिंग थी, पहले भारतीय बन गए हैं यहाँ की यात्रा करने वाले। और ये इसलिए यात्रा क्यों की गई? जिससे कि निवेश आ सके, व्यवसाय बढ़ सके, व्यापार मजबूत हो, और जो हमारे कूटनीतिक संबंध हैं वो कूटनीतिक संबंधों की दिशा में भी मजबूती से कदम आगे बढ़ाया जाए। ठीक है भाई, चलो तो आगे देखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियोलिगेंड थेरेपी लॉन्च की है? किस देश ने? तो भाई ये भारत ने नई थेरेपी लॉन्च की है। प्रोस्टेट कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए ये थेरेपी लाई गई है। ध्यान दीजिएगा, बड़ी अच्छी न्यूज़ भी है ये, तो ज़रूरी न्यूज़ भी है। प्रोस्टेट कैंसर आजकल बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो उसके लिए ये एक रेडियोलिगेंड थेरेपी लॉन्च की गई है भारत में।
प्रोस्टेट कैंसर के जो इलाज के लिए, ठीक है। अब ये किसने लॉन्च की है? तो नोवार्टिस इंडिया द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किस नाम से लॉन्च किया गया है? 177 LU, प्लूटेटियम 177 LU। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाँ ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा, प्रोस्टेट कैंसर कोशिकाओं को सटीक रूप से लक्षित करती है और स्वस्थ ऊतकों को, जो हेल्दी ऊतक होते हैं, उनको नुकसान होने से बचाती है। क्योंकि आपको पता है जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो हेल्दी ऊतक होते हैं वो धीमे धीमे करके नष्ट होने लग जाते हैं, तो उसको रोकने का काम, उनको बचाने का काम करेगी ये थेरेपी। नेक्स्ट, जादू पटिया पेंटिंग को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ये किस राज्य से संबंधित है? हाँ भाई, तो झारखंड से संबंधित है ये। और अभी हाल फिलहाल में झारखंड में 11 प्रोडक्ट्स को, टोटल 11 उत्पादों को अभी जीआई टैग दिया गया है, जिसमें एक जादू पटिया पेंटिंग भी है। आपने टसर सिल्क का नाम सुना होगा, टसर सिल्क को भी अभी जीआई टैग मिला है। तो ये जो है आपको सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो ये कुछ आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे, एक बार नज़र लगा लीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रैक्टिस में रखिए, रोज़ इनको जो है रिवाइज करते रहिए। और बाकी फिर मुलाकात होगी कल सुबह 7 बजे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।